Please subscribe to my channel and press the bell icon. Never miss any updates. बच्चों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के तीसरी इकाई वैद्युत रसायन, जिसकी संपूर्ण इकाई का नोट्स आपको भेजा जा चुका है, परंतु उसका वीडियो समयाभाव के कारण इस समय एडमिशन, रजिस्ट्रेशन आदि समस्याओं के कारण हम अब तक नहीं भेज सके थे। अब हम उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा कि आप अपने नोट्स को देख करके अध्ययन करते चलिएगा, हम उसके महत्वपूर्ण मैकेनिज्म को आपको बता रहे हैं। सबसे पहले वैद्युत रसायन क्या है, उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा एवं वैद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण की क्रियाविधि को विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन की क्रिया में मुख्यतः जब कहीं रासायनिक ऊर्जा एवं वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो उसमें दो प्रमुख रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं को क्रमशः आक्सीकरण एवं अपचयन कहते हैं। इन्हीं आक्सीकरण अपचयन की क्रिया के कारण ही रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब इस सिद्धांत के तहत हम चूँकि ऊर्जा कन्वर्जन, ऊर्जा का रूपांतरण किस आधार पर करते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट देख लें, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं दूसरे माध्यम से। मानक इलेक्ट्रोड विभव आप पहले से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव भी आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, आप थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए, फिर हम मूल विषय वस्तु पर आएंगे। इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाई जाती है तो धातु की क्षण तथा विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, हम वैद्युत रसायन के बाद सीधे यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि इस विद्युत रसायन में ऊर्जा का स्थानांतरण हम इलेक्ट्रोड विभव के माध्यम से ही प्रसारित एवं व्याख्यात करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आपको सीधे लेके आए हैं। अब इसमें है क्या कि इस परिभाषा में जो आप देख पा रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। कहने का मतलब कि जब किसी धातु की क्षण को उस धातु के लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो उसमें या तो आक्सीकरण की क्रिया होने लगती है या अपचयन की क्रिया होनी शुरू हो जाती है। हम उसको आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने सीधे वहाँ पे आपको जोड़ा था। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक जिंक रॉड है या जिंक है। अब जिंक को अगर आप किसी भी लवण के विलयन या उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोएंगे तो इसके यानी जिंक द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया की जाएगी, जिससे Zn+2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण तब करेगा जब जो जलीय विलयन है वह इस जिंक से अधिक प्रबल धातु के लवण का जलीय विलयन हो। यहाँ पे अभी थोड़ी सी उसकी चर्चा हम रोक के करेंगे।
अब यहाँ पे आप देखिए क्या है कि क्रिया कौन सी हो रही, पहले इसको आप ठीक से पहचान लीजिए। हालांकि ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया कक्षा 11 में आप विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे केवल आपका रिमाइंडर है, अर्थात आपको केवल स्मृति दिलाई जा रही है, पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मुक्त अवस्था में जिंक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0। आपको नियम बताया गया है कि मुक्त अवस्था में किसी भी अणु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। तो यहाँ पे 0 है, जबकि तीर के दाएं तरफ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +2 हो गई। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हुई तो बढ़ी, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है इसका मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागा, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को तीर के दाएं तरफ धन चिन्ह के साथ उसके ऋणात्मक आवेश के रूप में लिख दिया जाता है। ये लिखा गया। अब ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है इस क्रिया के दौरान। अर्थात आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में क्या सीखना है, ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया जिसमें वैद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होते समय जिंक धातु जिंक आयन में बदल रही हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जिंक धातु ऑक्सीकृत होती है, अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया करती है और इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इसलिए इनके बीच जो धातु के मूल अवस्था और आयनिक अवस्था के बीच में यह धनावेशित आयन बना, इसी को आपने इलेक्ट्रोड विभव में भाषा में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा था आपका कि जब किसी क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो क्षण मतलब जिंक की क्षण या जो है वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित। तो कौन सी हो गई यहाँ पे, जिंक की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो गई। अतः इस परिणाम जो है के फलस्वरूप इसके फलस्वरूप विलयन और उस क्षण के मध्य एक विभव यानी विभवांतर उत्पन्न होता है और उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो सकता है या अपचयन की क्रिया से भी इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो सकता है। ऑक्सीकरण की 1-2 अपक्रियाएँ आप और देख लीजिए, जैसे Fe+2 मान लीजिए आयन के रूप में है और कोई ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिससे वो और अधिक आवेश वाला आयन बनाता है, तो आयन का आयन में कन्वर्जन Fe+2 = Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अपक्रिया के पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 थी, अपक्रिया के बाद Fe की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 हुई, अर्थात ऑक्सीकरण की संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हुई और उस 1 इकाई की वृद्धि में परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को तीर के दाएं तरफ धन चिन्ह के साथ लिखा गया। और इस प्रकार से जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या में पहले से वृद्धि होती है तो इस संपूर्ण क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ भी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। और इस ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विलयन में गमन करता है, गति करता है और उस दिशा की ओर जाता है जहाँ इसके ऋण आवेश को उदासीन किया जा सके, मीन्स धन इलेक्ट्रोड की ओर जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म आगे हम बताएंगे। अर्थात किसी भी विलयन में इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं आयनों के गमन के द्वारा ये आयन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। इसी गमन के का द्वारा ही विभवांतर उत्पन्न होता है और जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसका सापेक्ष विभवांतर ही उस मैकेनिज्म का, उस रासायनिक क्रिया का ऊर्जा कहलाता है। वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन के रूप में हमें प्राप्त होती है या उसे हम सेल ऊर्जा भी कहते हैं या जिसे आप गांव की भाषा में बैटरी की ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बात। इसी प्रकार से अपचयन की क्रिया भी होती है। अपचयन में देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका ऑक्सीडेशन था, दूसरा आपका रिडक्शन अपचयन। जैसे अपचयन कैसे होता है, हम एक अणु के रूप में और एक दूसरा आयन के रूप में। तो आप देखिए, मान लीजिए आपका O2 एक ऑक्सीजन परमाणु है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
तो एक ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 O2 है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इज इक्वल टू ये 2O माइनस 2 आयन बनाएगा। अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं, या दूसरी भाषा में जब कोई परमाणु, अणु अथवा आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। और अपचयन में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को तीर के बाएं तरफ धन चिन्ह के साथ लिखा जाता है तथा अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मुक्त अणु के रूप में होने के कारण से 0 है, और ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन बन गया, और ऑक्साइड आयन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 हो गई, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या 0 से ऋण 2 घटी। और जब किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटती है अर्थात वो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने की क्रिया को ही हम रिडक्शन कहते हैं। ये रिडक्शन हो गया। ऐसे अगर कोई धातु है, जैसे मान लीजिए आपका है Cu+2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu+1। अब यहाँ पे क्यूप्रिक आयन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्यूप्रस आयन में परिवर्तित हो जाता है। आप चाहें तो इसको लिख भी दीजिए, क्यूप्रिक आयन और ये क्यूप्रस, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को तीर के बाएं तरफ लिखते हैं, धन चिन्ह के साथ लिखते हैं, आवेश सहित लिखते हैं, वो लिखा गया है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऑक्सीकरण संख्या घटती है, कितनी घटी है तो धन 2 से धन 1 हुई, इसका मतलब 1 इकाई, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में हुई कमी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घटती है, इसलिए यह क्रिया रिडक्शन की हुई, क्योंकि तत्व या आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब इन्हीं दोनों क्रियाएं, जब ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो किसी एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और किसी एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक साथ चलती है। इसलिए कहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के निकलता है तो कहीं पे जाके जुड़ता है। इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही दोनों इलेक्ट्रोडों पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रोडों को एक साथ हम एक सेल में लगाते हैं और उनके बीच ये विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो इस पूरे युक्ति को, इस पूरे सिस्टम को ही हम सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और इस प्रकार से बैटरी 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 वैद्युत अपघटनी सेल और नंबर 2 गैल्वनीय या वोल्टीय सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या है, गैल्वनीय और वोल्टीय सेल क्या है, हम तो गैल्वनीय सेल या वोल्टीय सेल क्या होते हैं। तो टेक्स्ट में जैसा लिखा है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसा सेल, ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या वो परिवर्तित हो जाता है, ऐसे युक्त या तंत्र को हम गैल्वनीय सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। वोल्टीय सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस प्रकार की युक्ति का निर्माण किया था। जैसे डेनियल सेल, शुष्क सेल, बैटरी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। गैल्वनीय सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गैल्वनाइजेशन होता है, मीन्स ऑक्सीकरण अपचयन होता है, ठीक है, रिडॉक्स क्रिया होती है और एक दूसरे दिशा में यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। तो ये आपको अब यहाँ पे आप देखिए चित्र दिखाई दे रहा है। हम इसको रफ पेज पे बनाएं तो थोड़ा समय लगेगा और वीडियो थोड़ा लंबा बड़ा हो जाएगा, जो सेंड करने में दिक्कत होती है। वीडियो तो कई बन गए हैं लेकिन सेंड ही नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको छोटा करने के लिए इसी में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 2 बीकर है और इस 2 बीकर को एक यू आकार की कांच की नली को उल्टा उसके ऊपर रखा गया है और उसके दोनों ओपनिंग माउथ पर आप कॉटन का कुछ वक लगा दिया गया, प्लग लगा दिया गया, ठीक है ना। यानी रुई को थोड़ा सा इकट्ठा करके गोला बना करके उसमें डाला गया है। एक मुख में पहले डाल दिया गया है और बाद में उसमें पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन को भर करके दूसरे मुख पर भी
रुई का कॉग लगा दिया गया, प्लग लगा दिया गया, ठीक है ना। और फिर उसे उल्टा करके इन दोनों विलयनों से भरे हुए बीकर में रख दिया गया। अब इस विलयन में पहले बीकर में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, ठीक। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक तार से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी हमने यहाँ पहले से किया था, आपको याद होगा कि जब किसी धातु की छड़ को या धातु से बने हुए किसी तार या यानी कैथोड को या इलेक्ट्रोड को हम उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में, तो जिंक की छड़ यानी जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट अर्थात जिंक धातु के लवण के जलीय विलयन में, ऐसे ही कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड को कॉपर के लवण के कॉपर सल्फेट के लवण के जलीय विलयन में डुबो दिया गया, जिससे जिंक धातु और जिंक सल्फेट के जलीय विलयन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, आवागमन होता है। और इस इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने के कारण जिंक धातु के ठोस अवस्था यानी क्षण तथा जिंक सल्फेट के जलीय विलयन अर्थात द्रव, ठोस और द्रव दोनों के भिन्न या विपरीत माध्यम होने के कारण इनके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जिंक धातु के अंदर कुछ और विभव और जिंक धातु के जलीय विलयन में कुछ और विभव, इन दोनों विभव के अंतर के बराबर इस इलेक्ट्रोड से हमें धारा प्राप्त होती है। इस दोनों विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर धारा के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर धातु की छड़ को डालने पर कॉपर धातु की ठोस अवस्था की छड़ तथा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के मध्य अवस्था भिन्न होने के कारण इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन अथवा आयनों का अभिगमन होता है। आयनों या इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण जल स्वयं अलग ऋणात्मक अथवा धनात्मक स्वभाव में और क्षण अलग स्वयं धनात्मक अथवा ऋणात्मक अभाव में, मीन्स दोनों पर अलग अलग विभव उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोनों विभवों का परिणामी मान अर्थात विभवांतर हमें प्राप्त होता है। इसलिए उसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव और जिंक इलेक्ट्रोड का विभव दोनों को किसी गलवनीय मीटर से जोड़ने पर हमें इस गलवनीय मीटर में कुछ विक्षोभ या फ्रैक्शन पता चलता है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के उपरांत हमें इनकी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत धारा के रूप में अर्थात विद्युत ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण गैल्वेनिक मीटर में विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सेल को या इस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और इसी माध्यम या इस प्रकार से बने हुए किसी भी युक्ति को जिसमें अब रासायनिक की क्षण है तो आयरन फेरिक क्लोराइड या फेरस सल्फेट का विलयन डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो किसी का भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ केवल यूनिवर्सल है ये कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट कॉपर धातु जिंक धातु। हाँ, इसका उपयोग ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों धातुएँ डी ब्लॉक तत्व हैं तथा सोना और चांदी के बाद सबसे ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह सबसे कम प्रतिरोध पर कॉपर और जिंक धातु ही होता है। इसलिए इसमें धारा का ह्रास कम होने के कारण इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स बनाने में और इलेक्ट्रिकल व्यवस्था में की जाती है। क्योंकि जहाँ भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल फ्लोइंग है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इसलिए यहाँ भी इन्हीं दोनों का ज़्यादा उदाहरण भी देखने को मिलता है और ज़्यादातर इन्हीं के कॉयल या तार या बिजली के सामान बनाए भी जाते हैं। क्योंकि अगर सोने का बना देंगे तो पता लगा कि सामान को तोड़ करके लोग सोना निकालने लगेंगे, चांदी को बना देंगे तो चांदी का निकाल लेंगे। एल्युमिनियम में भी इससे ज़्यादा है, एल्युमिनियम में भी कॉपर से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एल्युमिनियम का उपयोग इसलिए ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम एक नम्य धातु है जो थोड़ा सा ताप बढ़ने पर पिघल सकती है, जिससे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटस या उपकरण या युक्ति खराब हो सकती है।
जबकि कॉपर और जिंक धातु बहुत ही उच्च गलनांक वाले हैं, इसलिए साधारण ताप में 100-200 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाने पर भी उनके जो है वास्तविक ठोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम एल्युमिनियम से बने हुए तारों की तुलना में कॉपर की तारों को उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें आप कहेंगे तो आपकी अगर मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो गया और धारा निकल गई, तो ये यू आकार की नली का क्या मतलब है? ये यू आकार की नली में पोटेशियम क्लोराइड जो भरा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, एक माध्यम का कार्य करता है। इसी माध्यम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर जाता है, एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर जाता है इसी माध्यम से। अगर ये ना हो तो जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक का आयन और कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर का इलेक्ट्रॉन आयन ऐसे अलग अलग रहेंगे, और जब तक दोनों का एक दूसरे में प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए ये आपको आपका एक माध्यम है, यहाँ पे लिखा भी है साल्ट ब्रिज, साल्ट का पुल यानी लवण का पुल। ठीक है ना, लवण से कहते हैं। तो ये माध्यम का कार्य करता है जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इनके ट्रांसफर का माध्यम बना देता है। ठीक है ना। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। तो गैल्वेनियस शेल की विशेषताएं, गैल्वेनियस शेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हम कई बार आपको दोहरा चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लवण सेतु के माध्यम से होता है। अभी हमने टिप्पणी किया है कि लवण सेतु के माध्यम से, साल्ट ब्रिज के माध्यम से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि भरा हुआ पोटेशियम क्लोराइड द्रव विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है ना। दूसरा है गैल्वेनियस शेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है। यानी एक जगह आपका ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो एक जगह अपचयन की क्रिया होगी। अब किसमें ऑक्सीकरण किसमें अपचयन होगा, ये धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थिति या उनके मानक अपचयन विभव पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है एवं प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्ध शेल का कार्य करता है। एक इलेक्ट्रोड पे जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकरण की एक अर्धप क्रिया है, जहाँ पे अपचयन हो रहा है अपचयन भी एक अर्धप क्रिया है। इन दोनों अर्धप क्रिया को जोड़ने का काम यह साल्ट ब्रिज करता है और तब ये पूर्ण क्रिया बन जाती है। अगर हम साल्ट ब्रिज निकाल दें तो इसमें या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन, ऐसे इसमें भी या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन। तो जब किसी रासायनिक क्रिया में केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन होता है तो वो रासायनिक क्रिया की अर्धप क्रिया कहलाती है। और इस प्रकार से बनी हुई युक्ति जिसमें केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन होता है उसे हम अर्ध शेल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्धप क्रिया ही होती है। तो ये अर्ध शेल का काम करता है। हाँ, जिस इलेक्ट्रोड यानी अर्ध शेल पर अपचयन की क्रिया होती है वह या उसे, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। अर्थात जिस सब क्रिया पर अपचयन की यानी जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है वो कैथोड होता है। जैसे कॉपर में अपचयन की क्रिया हो रही है तो ये कॉपर क्या है, कैथोड का कार्य करेगा। ठीक। और गैल्वेनियस शेल में जो शेल का कैथोड होता है वह धन ध्रुव बनाता है, जो शेल का कैथोड होता है वह धन ध्रुव बनाता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वह अर्ध शेल क्रिया गैल्वेनियस शेल का एनोड होता है। अर्थात ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक धातु का जिंक आयन के रूप में हो रहा है, इसलिए यह इस शेल का क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा। और एनोड गैल्वेनियस शेल का ऋण ध्रुव होता है। अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर अर्ध शेल ऑक्सीकरण की क्रिया करता है